मित्रों, स्वराज विद्यापीठ और जनवादी लेखक संघ इलाहाबाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि आज असगर वजाहत जी हमारे बीच हैं। वे अपनी कहानी पढ़ेंगे और कुछ बातचीत भी हमसे करेंगे। मैं सबसे पहले असगर वजाहत जी को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आकर के। मैं आरती त्रिपाठी जी से भी अनुरोध करता हूँ कि मेरी जगह वो आप आइए प्लीज। ये देखिए मेरे सबसे अच्छे मित्रों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कल सर जी को सुना ही होगा। कल मुख्यतः नाटक पर केंद्रित बातचीत थी। उन्होंने अपने एक ताजा नाटक महाबली के अंतिम अंश का पाठ भी किया और एक नाटककार के रूप में हमने उनके अनुभव को कल जाना। उनकी रचना प्रक्रिया से, उनके अनुभव संसार से गुजरे और इतने अनौपचारिक तरीके से सर जी कल बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग थिएटर में ही हैं और एक कलाकार, एक नाटककार को हम लोग सुन रहे हैं। आज हम लोगों ने दूसरा उनका पक्ष रखा। सर जी कथात्मक लेखन से अपनी शुरुआत के लिए मैं गलत नहीं हूँ तो, और इस यूनिवर्सिटी के जो पुराने छात्र हैं उनका एक उपन्यास भी पढ़ते रहे हैं, कैसी आग लगाई। इसके अलावा बहुत दिलचस्प उपन्यास था और सात आसमान उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें से आप लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा मुझे याद आता है कि मंटो ने जिस तरह से क्या हाशिया शीर्षक से छोटी छोटी कहानियां लिखी थी, गुजरात दंगे के बाद शाह आलम कैद की रूहें शीर्षक से जो छोटी छोटी कहानियां उन्होंने लिखी, उस दौर में बहुत ही चर्चित थी। मतलब उसको ना पढ़ना यानी संस्कृति कर्मी ना होना, इस तरीके से भी जाना पहचाना जाता था। तो हमारे समय के एक बहुत महत्वपूर्ण कथाकार, नाटककार, यात्रा वृत्तांत के लेखक और संस्कृति कर्मी और जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष असगर जी हमारे बीच उपस्थित है। बहुत ज्यादा उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे हमारे इतने प्रिय है कि हम जितना अपने आप को जानते हैं लगभग उतना ही हम उनको भी जानते हैं, उनके लेखन से परिचित है। तो आज हमारे बीच है। मैं बिना किसी औपचारिकता के आप सभी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ के बहुत सारे वरिष्ठ साथी, युवा साथी, छात्र, तमाम शहर के रंगकर्मी, नाटककार और अपने समय को लेकर के बेचैन परेशान रहने वाले लोग, अपने शहर, अपने समय में एक नए स्वप्न को जिंदा रखने वाले लोग, हम सब यहाँ पर असगर जी के साथ हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें अपनी कहानी पढ़ने के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आइए। सबसे पहले तो बहुत आभार आप लोगों के सामने आने और आपसे दो बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और कहानी सुनाना हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी भाषण देने से। तो कहानीकार का काम जो है वो दबाना नहीं होता हमको। वैसे होता है कि बहुत से कहानीकार कम लिखते हैं, लेकिन शायद आप उबाने का काम न करना पसंद करो, उबाने का काम नहीं करें। देखिए, कहानी को लेकर कुछ बातें हैं वो स्पष्ट करना चाहूँगा। जिस तरह से किसी भी विधा की परिभाषा बदलती है, उसी तरह से कहानी की भी परिभाषा बहुत बदलती है।
और ये बदलने का काम लगातार हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी एक ने किया हो। मंटो ने हाशिए लिखे, कहा कि ये कहानी है, कहानी की भाषा को बदला। और आप देखेंगे कि जो 20वीं शताब्दी के शुरू की कहानी थी वो आज की कहानी नहीं है। जो प्रेमचंद ने पहली कहानियां लिखी थी सोज़े वतन संग्रह में, उनको पढ़िए और बाद की कहानियां पढ़िए तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या किया, कहानी में तो बहुत मतलब बहुत बड़ी शिफ्ट है ना? तो कहानी में शिफ्ट होती रही और कहानीकार जब एक तरह की कहानी लिखने से ऊब जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो अब कुछ और किया जाए, है ना। तो मैं भी बहुत पारंपरिक ढंग की कहानियां लिखने से ऊब गया, है ना। ऊब गया और मैंने कहा कि ये कहानी लिखना जो है यार ठीक नहीं, क्योंकि आप जब किसी भी घटना को कहानी में बदलते हो ना तो वो सारी की सारी कल्पनाएं करनी पड़ती हैं और ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं कि जो पढ़ने वाले को भी उबाल देती है और उसको लग जाता है कि यार ये जो बात कही जा रही है ठीक नहीं है, सच नहीं है, इसके अंदर जो है सच्चाई का ताप नहीं है ना? तो ऐसी बातें क्यों लिखी जाए। और सबसे अच्छा मौका ये मिला था मुझे कि जो पिछली इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी वाली, तो उस इमरजेंसी में कुछ ऐसी कहानियां लिखने का मौका लगा जो एक तरह की प्रतीकात्मक कहानी। उसका भी बड़ा मजे का किस्सा है, मैं आपको बताऊं। हमारे एक मित्र थे जो इमरजेंसी को सपोर्ट करते और वो रोज सुबह मेरे पास आ जाते थे और इमरजेंसी के बारे में बात करते थे और ये चाहते थे कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं कि जो इमरजेंसी के विरोध में हो और वो जाके उसको प्रचार करें और उस जमाने में गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो गिरफ्तार कर लिया जाए बिना वजह क्या फायदा होगा। तो उनकी बात को मैं जवाब दे नहीं पाता। एक दिन मैंने सोचा कि यार कुछ किया, तो मैंने एक कहानी लिखी, प्रतीकात्मक कहानी, जो इमरजेंसी की अथॉरिटेरियन रिजीम के ऊपर कहानी थी, लेकिन वो पूरे से प्रतीक थे और जैसे कि ज्यादातर कथाओं में होता है और दिन से पूरे वो आके बैठे तो मैंने और बात शुरू करने वाले थे वो जैसे कि रोज करते थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार रुक जाओ एक कहानी सुन लो, छोटी सी कहानी है। मैंने उनको जो कहानी सुनाई तो वो बिल्कुल खामोश हो गए, चुप हो गए, समझ गए, बिल्कुल खामोश हो गए और ये और चुपचाप चले गए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि इतनी बातचीत करने से हम बच गए और कहानी सुन करके ये यहाँ से उठ के चले गए, बोलते बन गए। तो चलो ऐसी कहानियां लिखी जाएंगी। तो फिर वो एक सिलसिला चला इमरजेंसी के दौर पर। एक उस तरह की कहानी मैंने रघुवीर साहब जी को सुनाई, तो साहब जी कहने लगे कि भाई अफसोस है कि हम विमान में इसको छाप नहीं सकते। कहानी ये थी कि जंगल में एक चिड़िया का बच्चा, चिड़िया के बच्चे के पंख नहीं निकले थे, वो उड़ नहीं पाता और जंगल में एक बड़ा मस्त हाथी था। तो हाथी जो है वो जिस चीज को पाता था उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, मार दिया। तो वो चिड़िया के बच्चे के पास गया, उसको पैर से कुचलने के कि मैं कुचल के इसको मार दूं। तो चिड़िया के बच्चे ने कहा कि देखो तुम इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा हूँ, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा और मैं तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, मैं तो इतना असहाय हूँ। हाथी चला गया। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के बच्चे के पर निकल आए। जब पर निकल आए तो ये होता हुआ
गया और हाथी के बराबर करते हुए हवा में आ गया। तो हाथी को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो मेरे बराबर आ गया। तो उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ा, पकड़ने के लिए दौड़ा और ये चिड़िया का बच्चा हुआ पूरे जंगल का एक चक्कर काटा, हाथी थक गया। फिर एक और चक्कर काटा, हाथी और थक गया। फिर एक और चक्कर काटा, हाथी पस्त पड़ गया। हाथी ने कहा कि भाई ऐसा है कि चलो आधा जंगल तुम्हारा और आधा मेरा। चिड़िया के बच्चे ने कहा कि नहीं, पूरा मेरा। फिर वो दौड़ा उसके पीछे, फिर चक्कर काटने लगा। तो हाथी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं किसी और जंगल में चला जाता हूँ। तो चिड़िया के बच्चे ने कहा कि तुम जिस जंगल में भी जाओगे वहां चिड़िया के बच्चे जरूर होंगे। जिस भी जंगल में तुम जाओगे वहां चिड़िया के बच्चे होंगे। तो ये कहानी थी। इस कहानी को सर्वेश्वर जी ने सुना और उस दिन उनकी रेडियो पर टॉक थी नए साहित्य के बारे में। तो उन्होंने ऑनलाइन वो प्रोग्राम कर रहा था, उन्होंने ये कहानी वहां सुना दी। प्रोड्यूसर घबरा गया, उसने कहा आपने मेरी नौकरी ले ली, आपने क्या कर दिया, आप जरा मुझे निकलवा के ले जाओ। तो कहने नहीं, क्या बात कर रहे हो, हाथी जो है ये तो माया का प्रतीक है, माया। और ये जो चिड़िया है ना, ये सत्य है। माया और सत्य के बीच का ये है, इसमें तुम कोई राजनीति मत देखो। राजनीति देखने की जरूरत नहीं है इसमें। और अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये बता देना ऐसा ऐसा है इसमें। उन्होंने कहा चलो ठीक, उसकी जान मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो कहानी है, हिंदी की कहानी है, हिंदी की कहानी आप देखो कि पश्चिम से बहुत ज्यादा प्रभावित रही। प्रेमचंद ने जो कहानी का ढांचा बताया था वो पश्चिम का ढांचा है, वो भारत का ढांचा नहीं है, हमारे यहाँ का ढांचा। हमारे यहाँ की जो एक ओरल ट्रेडिशन की कहानी है, हमारे यहाँ की जो प्रतीकों की, बिंबों की कहानी है, जबकि एक टोकरी भर मिट्टी, वो कहानी जो है वो ऐसी है कि जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें हिंदी कहानी का जो एक परंपरा से जो अगर विस्तार किया जाए तो शायद उस कहानी में हमको देखने को मिले। खैर, तो मैंने सोचा कि ओरल ट्रेडिशन की कहानी क्यों ना लिखी जाए, ऐसी कहानी जो आप किसी को सुना दें और वो किसी और को सुना दे, कागज की जरूरत न पड़े। तो ऐसी कहानियां मैंने बहुत सी लिखी कि आप उनको सुना सकते हैं और लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बदल जाएगा तो बदलने से भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो घटनाएं हैं और जो पात्र हैं वो तो रहेंगे, वैसा होगा। उसके बाद सोचा कि ऐसी कहानियां लिखी जाएं जिनकी भाषा जो है वो कविता की भाषा जैसी है ना, वैसी कहानियां लिखने की कोशिश की। फिर सोचा कि ऐसी कहानियां लिखी जाएं जो अमूर्तन का जिसमें प्रयोग किया जाए, वैसी कहानियां लिखने की कोशिश की। और होते होते ये हुआ कि मैं मतलब बिगड़ता चला गया, तो बिगड़ता चला गया, तो बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुंच गया कि संवादों की कहानी लिखने लगा। और जो ट्रेडिशनल ढांचा था कहानी का वो मुझसे छूटता चला गया, अलग होता चला। तो ये लंबी भूमिका मैंने इसलिए बांधी कि अब मैं कुछ ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगा जो आपको कहानी लगेगी नहीं। हाँ? आप ये आशा करोगे कि मैं बताऊं कि सूरज डूब रहा था, हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, वो धीरे धीरे चला जा रहा था, फिर वो रुक गया, उसने पीछे मुड़कर देखा। ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप कहोगे ये तो कहानी नहीं है, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो बिल्कुल कि ये कहानी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी कहानी माने, आप नहीं मान रहे हो, ना मानो, है ना? हो सकता है ना माने, तो कोई गारंटी किसी चीज की नहीं है ना। तो अब मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा जो बच्चों के लिए लिखी हैं। और भोपाल में एक संस्था है जो साइकिल नाम की एक पत्रिका निकालती है बच्चों की,
तो उसने इसको पुस्तक रूप में छापा। तो बच्चा जो है वो अपने पिताजी से सवाल पूछे। संवाद है केवल बच्चे का सवाल और पिता का उत्तर, और ये कहानी बन जाती, कहानी बन जाती है। और मेरे हिसाब से कहानी, आपके हिसाब से बन जाए तो बहुत अच्छा है, अगर न बने तो बहुत मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और भी अच्छा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ, देखो मेरा मानना ये कि जो काम हो गया वो अच्छा है, जो नहीं हुआ वो उससे भी अच्छा है ना। तो अब वो आपके सामने रखता हूँ, इसके बाद से तो इसका नाम है रानू मैं क्या जानू, किताब का नाम। लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं जो कि पढ़ाई कर रही हैं। देखिए अब एक समस्या ये है कि परिवार वाले जो है वो लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई में कुछ अंतर करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कहानी है। रानू पूछता है पापा से, पापा आप नीतू का नाम भी मेरे स्कूल में क्यों नहीं लिखवा देते? पापा आप नीतू का नाम भी मेरे स्कूल में क्यों नहीं लिखवा देते? पापा कहते नहीं बेटा, तुम्हारा स्कूल बहुत महंगा है और नीतू का स्कूल सस्ता है। पर पापा वो मेरे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकती? बेटा उसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, अपना घर बार संभालेगी, उसको अच्छी पढ़ाई से क्या ज्यादा देना देना। तो पापा जब मेरी शादी नहीं होगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर बार नहीं संभालूंगा। पापा हम सबको भगवान ने बनाया है ना। हाँ बेटा भगवान ने बनाया, बंदरों को भी भगवान ने बनाया, बंदरों को भी भगवान ने बनाया। हाँ बेटा बनाया। पापा जब छत पर बंदर आए थे तो आप डंडा लेके चले गए थे, उनको भगा रहे थे, उनको मार रहे थे आप। जब उनको भी भगवान ने बनाया है और हमें भी बनाया है, तो आप क्यों बंदरों को जाकर मार रहे थे? पापा ये रिक्शे वाले इतने गरीब क्यों होते हैं? गरीब इसलिए होते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे काम नहीं किए होते हैं। पापा आपने पिछले जन्म में अच्छे काम किए? हाँ हाँ किए होंगे, किए होंगे। क्या किया था आपने? कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। अच्छा, पर क्या, ये तो पता नहीं। तो फिर ये कैसे पता है कि रिक्शे वाले ने पिछले जन्म में बुरे काम किए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पापा जब आप घर आते हैं तो मम्मी आपके सामने खाना लगाती है, लेकिन जब मम्मी आती हैं तो आप उनके सामने खाना नहीं लगाती। तुम्हारी मम्मी हमारी पत्नी है बेटा, पत्नी है हमारी। तो आप उनके पति हैं ना, पति। हाँ मैं उनका पति हूँ। तो आप मम्मी के सामने खाना क्यों नहीं लगाते? अरे भाई मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। तो मम्मी भी तो नौकरी करती है, पैसे कमाती है। अरे रानू तुम हम दोनों के बीच झगड़ा कराना चाहती हो, वैसे सवाल ना पूछो। पापा लोग भगवान से क्या मांगते हैं? बेटा वही मांगते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। कोई तंदुरुस्ती मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई संतान मांगता है। पापा पर भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना कि किसे क्या चाहिए। हाँ भगवान सब जानते हैं। तो भगवान मांगने पर ही क्यों देते हैं, बिना मांगे क्यों नहीं दे देते? पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है पापा? पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है पापा? बेटा पढ़ लिख कर आदमी को अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, उसका जीवन अच्छी तरह से गुजरता है। तो पापा अगर बिना पढ़े अच्छा पैसा मिलने लगे, अच्छा जीवन हो जाए,
तो पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं। पापा टीचर बता रही थी कि मरने के बाद अच्छे आदमी स्वर्ग में जाते हैं और बुरे आदमी नरक में जाते हैं। हाँ बेटा यही है, सही बता रही थी टीचर। जो अच्छे काम करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, जो बुरे काम करते हैं वो नरक में जाते हैं। स्वर्ग में क्या है पापा? बेटा स्वर्ग में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा जीवन है, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आराम है, बहुत शांति है। नरक में क्या है पापा? नरक में तो कष्ट ही कष्ट है। वहाँ जीवन आदमी का बहुत खराब है, बुरे लोगों को बहुत सजा दी जाती है, उनके ऊपर गर्म तेल डाला जाता है, उनको पीटा जाता है, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। तो पापा आपने स्वर्ग और नरक दोनों देखे हैं? पापा चोर चोरी क्यों करते हैं? दूसरे का सामान पैसे चुरा के ले जाते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? बेटा वो काम नहीं करते। काम क्यों नहीं करते? वो पढ़े लिखे नहीं होते। पढ़े लिखे क्यों नहीं होते? उनके पास पैसा नहीं होता। तो क्या इसीलिए वो पैसा चुराते? वाह वाह, विषय सर बहुत बढ़िया। पापा अमीरों और गरीबों को भगवान नहीं बनाया? पापा अमीरों और गरीबों को भगवान नहीं बनाया? हाँ बेटा दोनों को भगवान ने बनाया। पापा क्या भगवान सबको अमीर बना सकते थे? हाँ बना सकते थे, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने सबको अमीर क्यों नहीं बनाया? ये तो भगवान की इच्छा है बेटा। पापा भगवान की इच्छा क्यों है? ये तो भगवान ही बता सकते हैं बेटा। क्या भगवान से कोई पूछ सकता है? नहीं नहीं बेटा, भगवान से कोई नहीं पूछ सकता। पापा स्कूल में टीचर कह रहे थे कि सब काम भगवान की इच्छा से होता है। हाँ ठीक कह रहे थे। और पापा फिर उन्होंने उन लड़कों को डांटना शुरू कर दिया जो होमवर्क करके नहीं आए थे। पापा गलत तो क्या करते, लड़कों को इनाम देते? पापा जब भगवान की इच्छा से लड़के होमवर्क करके नहीं आए और होती उनकी तो होमवर्क करके आते। नहीं बेटा, भगवान अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है, बुरे काम की नहीं देता। तो पापा बुरे काम करने की प्रेरणा कौन देता है? बहुत लाजवाब। पापा क्या हमारा देश बहुत महान है? पापा हमारा देश बहुत महान है। ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? आज क्लास में टीचर कह रहे थे कि हमारा देश बड़ा महान है। महान क्या होता है पापा? महान का मतलब है बहुत बड़ा, मतलब वो आकार में बहुत बड़ा। नहीं नहीं बेटा, मतलब ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या है? ग्रेट का मतलब महान। तो पापा हमारा देश महान कैसे हुआ? बहुत प्राचीन देश है बेटा, बहुत प्राचीन। तो प्राचीन देश महान हो जाते हैं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमारा देश महान कैसे हुआ? बेटा हमारा ज्ञान बहुत महान है। तो पापा दूसरे देशों का ज्ञान महान नहीं है? नहीं नहीं ये बात भी नहीं है, वो भी महान है। तो फिर हमारा देश कैसे महान हो गया? हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। क्या उतना पुराना इतिहास और किसी देश का नहीं है? है, बहुत से देशों का है। तो फिर हमारा देश महान कैसे हो गया? बेटा हमारा धर्म बहुत प्राचीन है। तो पापा धर्म महान हुआ कि देश?
रानू तुम बहस मत किया करो, रानू तुम बहस मत किया करो। हमारा देश महान है, कहो हमारा देश महान है, कहो। नहीं कहोगे तो अभी तुम्हारे काम बैठता हूँ मैं। पापा जब आप बड़ी दुकानों में सामान खरीदते हैं, जब आप बड़ी दुकानों में सामान खरीदते हैं तो वही दाम दे देते हैं जो लिखा होता है। हाँ बेटा, जो दाम लिखा होता है वही देना पड़ता है। लेकिन जब आप पापा सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाले जो दाम बताते हैं वो तो आप नहीं देते। हाँ बेटा, वो ज्यादा दाम बताते हैं, इसलिए उनसे मोल भाव करना पड़ता है। और बड़ी दुकान वाले वो सही दाम बताते हैं, दाम छपा भी होता है, MRP। तो पापा अगर सब्जी वाले भी MRP छपा ले तो आप उनसे मोल तोल नहीं करेंगे? देखिए, ये है किताब, इसकी जो कहानियां आपको भी सुनाई। और अब ये हो सकता है कि हम कुछ बातचीत शुरू करें, और उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो दूसरे तरह की कहानियां भी आपको सुना सकते हैं। ये सब आपकी सुनने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये कहें कि ठीक है अभी बातचीत हो या अभी और कहानी सुनेंगे, क्या करें? अच्छा, देखिए, संवाद शैली की जो लिखी हुई कहानियां हैं तो आपको उनमें से कुछ सुनाते हैं। उसके बाद फिर जो अलग अलग तरीके की शैलियों की कहानियां हैं वो सुनाने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो देखिए, ये सीरीज है हरिराम और गुरु संवाद। हरिराम शिष्य हैं और गुरु तो गुरु बोलता है, गुरु तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया हरिराम, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया हरिराम। हरिराम कहता, कैसे गुरुदेव? तुम जीव चलाना न सीख सके, तुम जीव चलाना न सीख सके हरिराम, पर मुझे तलवार चलाना आता है गुरुदेव। गुरु, तलवार से गर्दन कटती है पर जीभ से पूरा का पूरा मनुष्य कट जाता है। गुरु कहता है, हरिराम भीड़ में घुसकर तमाशा देखा करो, हरिराम भीड़ में घुसकर तमाशा देखा करो। क्यों गुरुदेव? इसलिए कि भीड़ में घुसकर तमाशा न देख सके तो खुद तमाशा बन जाओगे। हरिराम, क्रांति क्या है गुरुदेव? क्रांति क्या है? गुरु, क्रांति एक चिड़िया का नाम है बेटा, क्रांति एक चिड़िया का नाम है। हरिराम, वो कहाँ रहती है गुरुदेव? गुरु, चतुर लोगों की जुबान पर और सरल लोगों के हृदय में। हरिराम, चतुर लोग उसका क्या करते हैं? चतुर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गीत गाते हैं और समय आने पर उसे चबा जाते हैं। और सरल लोग उसका क्या करते हैं? गुरु, वो उनके हाथ कभी नहीं आती। गुरुदेव, अगर एक हड्डी के लिए दो भूखे कुत्ते लड़ रहे हों, अगर एक हड्डी के पीछे दो भूखे कुत्ते लड़ रहे हों तो उन्हें देखकर एक सरल आदमी क्या करेगा? गुरु, बीच बचाव कराएगा।
हरे राम। और एक चालाक आदमी क्या करेगा? हड्डी लेकर भाग जाएगा। और एक राजनेता क्या करेगा? दो भूखे कुत्ते वहां और छोड़ देगा। और बढ़िया। तो राजनेता कहाँ होता थी? गुरुदेव, हरे राम पूछ रहा है, गुरुदेव अगर एक सुंदर स्त्री के पीछे उसके दो प्रेमी लड़ रहे हो तो स्त्री को क्या करना चाहिए? अगर एक सुंदर स्त्री के पीछे उसके दो प्रेमी लड़ रहे हो तो सुंदर स्त्री को क्या करना चाहिए? गुरु, तीसरे प्रेमी की तलाश। क्या बात है। तीसरे प्रेमी की तलाश। हरि राम। क्यों गुरुदेव? गुरु, इसलिए कि सुंदर स्त्री के पीछे लड़ने वाले प्रेमी नहीं हो सकते। वाह वाह वाह। हरि राम। ईमानदारी क्या है गुरुदेव? ईमानदारी क्या है? गुरु, ये एक बहुत भयानक और जानलेवा बीमारी का नाम है। क्या ये बीमारी हमारे देश में भी होती? हाँ हरिराम, बहुत पहले प्लेग, टीबी, हैजे की तरह इसका भी कोई इलाज न था। ये सब हमारे देश में फैलती थी और लाखों लोगों को चट कर जाती थी। और अब गुरुदेव, अब उस दवा का पता चल गया है जिसके कारण ये बीमारी रोकी जा सकती है। हरे राम। उस दवा का क्या नाम है गुरुदेव? आज बच्चे बच्चे की जुबान पर उस दवा का नाम है लालच। वाह वाह वाह। ये इस सीरीज की कहानियां थी। अब आपको एक दूसरी सीरीज है जो उसकी कहानियां आपको सुनाती हैं। हाँ भाई। चलिए, देखिए ये सीरीज है, इसका नाम है विकसित देशों की पहचान। ये जब मैं हंगरी में था, यूरोप में था, तो उस समय ये कहानियां जो है लिखना शुरू की थी। इसमें भी गुरु और चेला है। गुरु, विकसित देशों की पहचान बताओ हरिराम। विकसित देश कपड़ा नहीं बनाते गुरुदेव। विकसित देश कपड़ा नहीं बनाते। तो वे क्या बनाते हैं? वे हथियार बनाते हैं। तो वे अपना नंगापन कैसे ढकते हैं? हथियारों से उनकी नंगाई ढक जाती है। वाह वाह बहुत विकसित देशों की पहचान बताओ हरिराम। हरिराम। विकसित देश में लोग खाना नहीं पकाते, तो वे क्या खाते हैं? वे फास्ट फूड खाते हैं। हमारे खाने और फास्ट फूड में क्या अंतर होता है? फास्ट फूड और हमारे खाने में अंतर ये होता है कि हम अपने खाने के पास जाते हैं और फास्ट फूड खाने वाले के पास दौड़ाता है। विकसित देशों की पहचान बताओ हरिराम। विकसित देशों में आदमी जानवरों से बड़ा प्रेम करते हैं। आदमी जानवरों से बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जानवर आदमियों से बड़ा प्रेम करते हैं। वहां पर आदमी आदमियों से और जानवर जानवरों से प्रेम क्यों नहीं करते? क्योंकि विकसित देशों में आदमी को आदमी और जानवरों को जानवर नहीं मिलते। बहुत बढ़िया। विकसित देशों की पहचान बताओ हरिराम। विकसित देश
विकासशील देशों को दान देते हैं, और फिर कर्ज देते हैं, और फिर ब्याज के साथ कर्ज देते हैं, और फिर ब्याज ही कर्ज देते हैं, और फिर विकसित देश विकासशील देशों को विकसित मान लेते हैं। वाह वाह विकसित देशों की कोई पहचान बताओ हरिराम। विकसित देशों में बूढ़े अलग रहते हैं और जवान वे भी अलग रहते हैं, और अधेड़ वो भी अलग रहते हैं। तब वहां साथ साथ कौन रहता है? सब अपने अपने साथ रहते हैं। ये विकसित देशों की पहचान। जब थक जाइएगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये किताब है पूरी। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ कविता की शैली जैसी भाषा में कहानी है ना, तो ये आप जानते हैं कि अभी लिखा भी है मैंने कि शोक सभाएं जो हैं वो कितनी औपचारिक होती हैं, उसके अंदर बहुत बनावटीपन होता है। तो यहाँ एक ऐसे कवि के बारे में एक कहानी है कि जो वास्तव में अच्छा कवि नहीं है, लेकिन उसने एक दर्जा हासिल कर लिया है। तो फैंटेसी है कहानी में और कहानी कहानी में। एक दिन एक कवि मर गए, उसी रोज उनकी दिल्ली मरी। एक हलचल मची, लोग आने लगे, लोग जाने लगे। सत्ताधारी जो दल था उसके नेता थे कवि, अभिनेता थे कवि, आली थे कवि, हसीनों की बगिया के माली थे कवि, जाली थे कवि। उस जमाने में रेडियो दूरदर्शन ही हुआ करता था। रेडियो दूरदर्शन में सब आ गया, कैसे पैदा हुए, कैसे जीवित रहे, कैसे शादी रची, कैसे दुनिया बसी, कैसे हंसते थे कवि, कैसे चलते थे कवि, कैसे लड़ते थे कवि। सिर झुकाए हुए गम के मारे हुए लोग आने लगे, लोग जाने लगे, और बात ही बात में शाम को एक मीटिंग की बातें भी तय हो गई। दूसरे लोग कहने लगे, शोक करने का ठेका नहीं है किसी का, ये तो कितना बुरा है, लोग चालाक हैं। तीसरे गुट के लोगों ने तब से कहा, जिंदगी भर उसे बुर्जुआ सिद्ध करते रहे और अब उसकी शोक सभा कर रहे हैं। पहले गुट ने कहा, शोक करने का हमको भी अधिकार है, कवि से प्यार है, साथ हैं कवि की पत्नी हमारे। अब तो भगदड़ मची। एक दल उनके बच्चों को ले हुआ, एक दल ने पटाया, किसी दल ने साले को कवि के। एक गुट डायरी पार कर ले गया, एक दल को कवि की फोटो मिली, एक दल को कवि की जूतियां चप्पलें भी न हासिल हुई। कैसी मुसीबत हुई। दल ने सोचा, दूर की एक कौड़ी उन्हें भी मिली, कवि को प्यारी थी बिल्ली, निराली थी बिल्ली, आनी जानी थी बिल्ली। उसके बिना कभी खाते न थे, सोते जो थे पर रोते न थे, आते जाते न थे। इसलिए एक बिल्ली को लाया गया, उसको मारा गया, ताबूत में फिर सजाया गया, रखा गया, मीटिंग हुई, खूब लंबी चली, धुंध बढ़ने लगी, दिन सरकने लगा, चांद ढलने लगा, रात घिरने लगी, शब्द ही शब्द थे, लोग रोने लगे, याद के खंडहरों में सभी खो गए, कुछ सो गए। वाह क्या बात, बहुत खूब। बताइए, गुजरात वाले की शोक पर शालम कैंप की रूहें सुनाएं। देखो, ऐसा है कि वो सुनाने वाली से ज्यादा पढ़ने वाली कहानी है ना। और ऐसा होता है कि सुनाने और पढ़ने की कहानियों, हालांकि बहुत से लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं कहानी, उनकी लंबी कहानी भी आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको लंबी कोई कहानी सुनाऊंगा तो आप बड़े बोर हो जाएंगे, है ना।
और ये मैं चाहता नहीं, पहली बार आया हूँ, दोबारा बोलने को मैं बड़ा बोल कर दिया था यार, इसने उसको क्यों मारा, है ना। तो इसलिए आपको देखिए, एक सीरीज है छोटी सी, उसका नाम है पागल खाना प्रसंग। पागल खाना प्रसंग ये है कि पागल खाने का दरवाजा टूट गया। जब पागल खाने का दरवाजा टूटा तो उससे निकल निकल करके पागल भागने लगे, है ना। तो वो सीरीज है, उसकी कुछ छोटी कहानियां है, वो आपको सुनाते हैं। अगर वो मिल जाता है, मिल जाना चाहिए कहीं से कहीं। हाँ, देखिए, पागल खाने का दरवाजा टूट गया, पागल निकल निकल के भागने लगे। पागल खाने से भागे एक पागल ने घोषणा कर दी कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। दूसरे ने घोषणा कर दी कि वो रूस का राष्ट्रपति है। अब तो पागलों में राष्ट्रपति बनने की होड़ लग गई है। हर पागल ने एक एक देश चुन लिया और अपने को वहां का राष्ट्रपति घोषित करने लगा। पर किसी पागल ने अपने आप को भारत का राष्ट्रपति घोषित नहीं किया। जब पागल खाने का दरवाजा टूटा तो एक पागल आपे से बाहर हो गया। वो इतना खुश हुआ कि उसने एक पुराने जंग लगे ब्लेड से अपनी नाक काट दी और उसे पागल खाने के दरवाजे पर चिपका दिया और स्वयं राष्ट्रीय गान गाता हुआ बाहर निकला। एक पागल ने जब देखा कि पागल खाने का दरवाजा टूट गया है तो वो फूट फूट कर रोने लगा। पूछने पर कि वो इतना क्यों रो रहा है, वो बोला, इस देश में आदमियों के रहने लायक एक ही तो जगह थी, वो भी बर्बाद हो गई। पागल खाने का दरवाजा टूटा तो एक पागल ने जोर से जय हिंद का नारा लगाया। दूसरे पागल ने उससे कहा कि मूर्ख, ये जय हिंद का नारा क्यों लगा रहा है। पहले पागल ने कहा, यही नारा लगाने पर मुझको पागल खाने में बंद किया गया। तो ये कुछ तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से कि ये तरह तरह की कहानियां हैं, इनको कहानी आप मानो ना मानो जो भी है। और जो मतलब ये कि एक पारंपरिक ढंग वाली कहानियां हैं वो भी शुरू में लिखी थी मैंने, लेकिन बाद में वो बहुत कम हो गया। और ये जो संकलन है सबसे नया मेरा भीड़ तंत्र के नाम से, तो इसमें कुछ कहानी ऐसी है। इसमें कहानी है एक देश हित। मैं देश से बहुत प्रेम करता हूँ, इसमें भी संवाद है। मैं देश से बहुत प्रेम करता हूँ। कितना प्रेम करते हो? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत 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 ज्यादा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताओ कि तुम देश से प्रेम कैसे करते हो? कैसे का मतलब ये कि देखो, माँ बच्चे को प्यार करती है तो उसे चूमती है, सहलाती है, गले लगाती है। तुम देश को किस तरह प्रेम करते हो? मैं देश को कैसे प्रेम करता हूँ?
ये मैं कल बताऊंगा। पहले आजादी से पहले देशभक्त अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, लाठी डंडे और गोलियां खाते थे, जेल जाते थे, फांसी पर चढ़ते थे। और आज के देशभक्त क्या कर रहे हैं? पुराने देशभक्तों को फांसी के तख्ते से उतार रहे हैं। क्यों? ताकि उन्हें फिर फांसी पर चढ़ाया जा सके। पहले देशभक्त जनता से कहते थे तुम हमें खून दो, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। आज के देशभक्त क्या कहते हैं? तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें साड़ियां देंगे, लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, पैसे देंगे। जोर से बोलो तुम देशभक्त हो, जोर से बोलो तुम देशभक्त हो। मैं जोर से बोला कि मैं देशभक्त हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, और जोर से बोलो तुम देशभक्त हो। मैं और जोर से बोला कि मैं देशभक्त हूँ। उसने कहा कि तुम जोर से चीख कर बोलो कि मैं देशभक्त हूँ। मैं बहुत जोर से, बहुत चिल्ला के बोला। इतना अधिक चिल्लाने से मेरा गला फट गया। उसने कहा नहीं, तुम देशभक्त नहीं हो। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा तुम्हारे चीख कर कहने से कि तुम देशभक्त हो, किसी के कान नहीं फटे। तुम्हारा गला पड़ा। देश के सबसे बड़े देश प्रेमी ने देश प्रेम नापने की एक मशीन बनवाई। देश के सबसे बड़े देश प्रेमी ने देश प्रेम नापने की एक मशीन बनवाई। इस मशीन में आदमी बैठ जाता है और सुई घूमने लगती है। पता चल जाता है कि कौन देश से कितना प्रेम करता है। देश को सबसे अधिक प्रेम करने वाला लोगों को पकड़ पकड़ कर इस मशीन में बैठाता है और देशभक्त की परीक्षा लेकर उनके भाग्य का फैसला कर देता है। एक दिन लोगों ने मौका पाकर सबसे बड़े देशभक्त को, जिसने मशीन बनवाई थी, उसे मशीन में बैठा दिया। सब लोग देखकर हैरान हो गए कि मशीन की सुई नहीं चली। सब परेशान हो गए। मशीन से आवाज आई, इन्हें मशीन से उतार दो, इनका देश प्रेम नापा नहीं जा सकता। क्यों? लोगों ने पूछा। मशीन ने कहा इन्होंने इसी शर्त पर ये मशीन लगवाई है कि इससे उनका देश प्रेम ना नापा जा सके। आगे काफी हो गया। क्यों? बातचीत का सिलसिला। आप थोड़ा बातचीत, आप लोग पूछना चाहें कुछ कर दीजिए तो बातचीत। सर मेरा नाम शिव पांडे है, मैं लाहौर के छात्र हूँ। मेरे दो छोटे सवाल हैं। एक तो कल मेरा सवाल रह गया था, जैसे कि एक सर से उन्होंने पूछा था कि हम जैसे कि जो आपके महाबली, आपने किसको कहा? किसी को कहा था कि जो प्रेजेंट टाइम का समय था उसको कहा था कि आपने अकबर को कहा था। ठीक है सर, मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये बताना जरूरी है? मतलब हम कुछ दर्शकों या पाठकों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं कि ये मैंने किसको कहा या क्या किया? हम लोगों ने एक नाटक किया था कौन आजाद हुआ, उसमें भी हम लोगों ने कई संवाद उठाए और दोनों पक्षों का एक वो मत रखा और दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया कि दर्शक को समझना, वो समझे, उससे को लेना। आपने नाटक पढ़ा है? कौन सा? महाबली। जी सर, तो उसके तरह वो पढ़ेंगे। आपको उस नाटक में क्या ये लगा कि तुलसी या अकबर कोई ये क्लेम कर रहा है या नाटक ये सिद्ध कर रहा है कि उनमें से कौन महाबली है? ये लगा। जो संवादों के बीच में जो बात आती है कि जो देश काल और समय के को पार कर जाएगा, है ना, जो समय को और देश काल को पार कर जाएगा, वो ज्यादा, उसका ज्यादा बड़ा योगदान है। तो अकबर जो है वो समय और काल को
और उसको पार नहीं कर पाया भौगोलिक सीमाओं, है ना। तो निश्चित रूप से तुलसीदास जो है वो महाबली है अकबर से ज्यादा, क्योंकि उनको समाज को के साथ इंटरेक्शन करने का शताब्दी मिली, अभी तक जीवित है ना। अकबर जो है वो कोर्स की किताबों में है ना। वो समय की सीमा को पार नहीं कर पाया, उसके पास कुछ ऐसा था नहीं जो उसके मर जाने के बाद भी जीवित रहता, है ना। वो अपने देश से बाहर भी नहीं जा पाए, कुर्सी तो अपने देश से बाहर चले गए, है ना। तो जो देश काल की सीमाओं को, समय की सीमाओं को पार करता है, वही उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन नाटक ये खुल के कह नहीं सकता। नाटक में अगर आप कह दोगे तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। बहुत सी बातें होती ना कि आपने कह दिया तो उसकी सुंदरता खत्म, तो वो सुंदरता उनकी बनी हुई है। अब ये देखने वाले पर है कि वो किस रूप में उसको समझ रहा है। हम लिखना क्यों शुरू करें, लेकिन सर हम मतलब कैसे लिखें, हम क्या स्टार्ट करें। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब लिख रहे थे तो आपने क्यों लिखा, आपने किसके लिए लिखा या फिर आपके लिखने का मोटो क्या है। ये बताओ कि आप लोगों में से कौन ऐसा है, कोई एक नहीं होगा जिसके जीवन में कुछ ऐसा न घटा हो जो उसको याद हो। सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जो उसको याद होता है ना। सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा सुनते हैं कि जो उनको याद होता है, उनको ध्यान रहता है उसका। मैंने भी कोई एक ऐसी घटना सुनी कि मैंने कहा मैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, दूसरों को सुनाऊं। तो सोचा ये कि यार कहाँ तक सुनाएंगे, कितना सुनाएंगे, कितने आदमियों को सुनाएंगे। तो अगर लिख देंगे तो बहुत लोगों तक जाएगी, तो लिख दिया मैंने। तो अगर आपको लिखना है, शुरू करना है, तो आप वो सब कुछ जो आपको अच्छा बुरा लग रहा है उसको लिखो, है ना। तो आपकी शुरुआत होगी। कल मैंने आपको बताया था कि नागार्जुन से हमारे जामिया के स्टूडेंट्स ने पूछा था, है ना, कि बाबा हम कविता लिखने कैसे शुरू करें। तो नागार्जुन ने कहा था कि अपनी भाभी को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखा दो, उसी से कविता लिखना आ जाएगी। तो शर्त तो ये है कि आप लिखें, बिना लिखे लिखना नहीं आएगा ना, लिखना तो पड़ेगा। और जब आप लिखोगे तो कभी आपको लगेगा कि ठीक हो गया, कभी लगेगा कि नहीं ठीक हुआ। यही बात। मैं प्रताप दीक्षित आपकी कहानी अकबर लखनऊ से आया हूँ। तो आपकी कहानी मुझको याद आई जब अकबर की बात चली। दुनिया का 8वां आश्चर्य शायद यही है जिसमें वो गाइड जो है आगरा घुमाने के लिए विदेशी टूरिस्ट को, देसी टूरिस्ट को तमाम कहानियाँ उस तरह की सुना रहा है। अकबर की यहाँ पर रानियाँ बैठती, अकबर यहाँ के ऊपर शतरंज में उन लड़कियों का करता था जिनको भी कुछ जाने पे मार देता था। लेकिन जो कथा नायक है, जो नरेटर है, उसको गुस्सा आता है कि वो ये क्यों नहीं बताता है कि उस जहाँ पर वो खाना खाता था, भोजन करता था, वहाँ मरियम जो लगे जब वो सही नहीं था। या इसी तरह से वो ये क्यों नहीं बताता है कि उसने तमाम रामायण और महाभारत और ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। तो मुझे वही अकबर की बात, महानता की बात जब याद आ जाती है तो हम वास्तव में महानता जो शेक्सपियर का है कि हम आरोपित कर देते हैं, हम अपने आज करके मापदंड के हिसाब से जो तथाकथित नेता हैं, जो हैं इतिहास को बदलने वाले, वो आरोपित कर देते हैं कि महान। तो हमारे ख्याल में महानता का प्रश्न नहीं पैदा होता है इस नाटक में। सर मेरा नाम लायन सिंह यादव है। अगर मैं उसको देख पा रहा हूँ तो समाज शैली में है, और समाज शैली से कहीं कहीं गुलामगिरी जो किताब है उसे मैच कर रहे हैं। समाज रूप में एक में है जहाँ बेटा और पिता के बीच का समाज है, एक में गुरु और शिष्य। उस समाज में समाज की परंपरा शुरू हो रही है, उसमें कुछ बेसिक बुनियादी मूल्य हैं जिस पर सवाल खड़ा है।
मसलन ईमानदारी, महानता या जेंडर के सवाल को देखिए, कोई माँ आती है तो आप समझ नहीं लगा, तो बहुत मासूम से सवाल जो है पिता को कह रहा है, तो पिता उसका जवाब दे रहा है, कहने का मतलब है कहानी आपको ये दिखा रही है, एक तरफ तर्क है, दूसरी तरफ आडंबर है, या कि एक समाज का वो कॉमन सोच है जो घरों में बैठाई गई है और जिसको वो अपने मासूमियत के साथ सवाल। गुरु शिष्य में भी वही प्रमुख ऐसे है जो आपको राजनीति के दिशा में कर रहा है, प्रश्न पूछ ली, लेकिन दोनों कहानियों के बीच में जो रोजमर्रा का समाज, उसमें एक इंस्टीट्यूशन अपने आप छूट गया, उसमें रिलीजन भी आया, लेकिन कास्ट इंस्टीट्यूशन गायब हो। जाति या इंस्टीट्यूशन, तो समाज की परंपरा में परिवार से लेकर के समाज और इंस्टीट्यूशन में अगर गुरु शिष्य में हो रहा है तो एक बहुत चीज है, ये नहीं क्या कि आपने सोचा या नहीं लिखा, लेकिन ये एक महिला जब घर से बाहर निकलती है जाति प्राइमरी पार्ट बनाती है, जहाँ प्यार नहीं करती, चाहे पुरुष या फिर समाज के परंपरा में डेली बेसिस पे। समझ लिया। अम्बेडकर कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ये पूरा कस्बाई और मोहल्लों के साथ उस बीच का समाज है जहाँ लगता है कि जो साहित्य का जो मेन जो काम है वो समाज को के साथ मुझे लगता है। तो ऐसा है कि आप वो कहानी सुना सकता हूँ आपको, जो कहानी का नाम है मेरे, अगर आप सुनना चाहो तो। ये कहानी है दलित के द्वारे, छोटी है वो भी, अगर आप ये कहो तो मैं सुना सकता हूँ, ये आपको सुना दूं। हालांकि इस कहानी को सुन के बहुत से दलित नाराज हो जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे तो आप नाराज नहीं होंगे, है ना। देखो, नेताजी दलित के घर भोजन करने गए। नेताजी दलित के घर भोजन करने गए। उनकी 1 करोड़ की कार दलित के घर के सामने रुक गई और फिर उनकी गाड़ी के पीछे से 50-50 लाख की गाड़ियां वो भी रुक गई। दलित घर के बाहर खड़ा था, उसके पैर कांप रहे थे, उसका दिल धड़क रहा था, उसकी गर्दन झुकी हुई थी। जनता नेताओं की जय जयकार कर रही थी। नेता ने हाथ जोड़कर दलित को नमस्कार किया और आगे बढ़कर दलित के गले में फूलों की एक भारी माला डाल दी। इस भारी माला से दलित का सिर और झुक गया। दलित नेताजी को लेके घर के अंदर आया, खाना लगा हुआ था। नेताजी और दलित खाना खाने बैठ गए। दलित ने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। खाना शुरू होते ही पत्रकार और मीडिया के लोग अंदर आ गए, कैमरे चलने लगे, रिकॉर्डिंग होने लगी, फ्लैश चमकने लगा। पत्रकार और मीडिया के लोग भी खाने पर टूट पड़े। दलित को लगा कहीं खाना कम न पड़ जाए, और खाना कम नहीं पड़ा। खाने के बाद पत्रकारों ने नेताजी से कुछ मजेदार सवाल पूछे। नेताजी ने मजा ले लेकर मजेदार सवालों का मजेदार जवाब दिया। दलित से भी कुछ पूछा गया, लेकिन वो कुछ जवाब न दे सका, क्योंकि उसका पेट गले तक भरा था और आवाज नहीं निकल रही थी। पत्रकार उसे छोड़कर फिर नेताजी के पास आ गए और नेताजी ने फिर मजेदार बातें शुरू कर दी। नेताजी के जाने के बाद दलित पिघलने लगा, वो बर्फ की तरह पिघलने लगा, धीरे धीरे बहने लगा, फिर वो गायब हो गया। अब दलित केवल उस फोटो में था जो नेताजी के साथ खींची गई। मैं उनसे अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए प्रोफेसर आरती त्रिपाठी से कहूँगा कि कुछ हमारे लिए इस आयोजन के रेफरेंस में जरूर है।
विद्यापीठ की ओर से स्वराज विद्यापीठ की ओर से सबसे पहले तो मैं असगर बजाज साहब को बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हम लोग अक्सर जो बात करते हैं उसमें इस तरह की बातें नहीं आ पाती है जैसी आज हम लोगों को यहाँ सुनने को मिली। मैं सोच रहा था, हो सकता है आप में से कुछ और लोग भी सोच रहे हो कि जिस तरह की संवादात्मक कहानी वो कह रहे थे, उनको वो कहानी क्यों कह रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं कह रहे हैं। कहानी में रस तो होता है, उसका मुख्य अंग है, लेकिन केवल रस की अनुभूति मात्र हो ऐसा भी नहीं। कहानी शब्द पर ही अगर ध्यान दें आप तो उसमें कुछ कहना तो चाहिए। जब दादी से भी आपने कहानी सुनी होगी तो दादी जी भी जब कहानी सुनाती थी तो आखिर में कुछ रह जाता था, उससे कुछ आपको सीख मिलती थी। जिस चुटीले अंदाज में मुराद साहब ने कहानियां हमें सुनाई वो बिल्कुल अनूठी थी, लेकिन उसमें ढेर सारे प्रश्न थे। बहुत सारी चीजें वो आपसे कहना चाह रहे थे। चुटीले अंदाज में, और मेरे ख्याल से अगर वो बात आपने समझी होगी तो आप बहुत कुछ आज यहां से ले जाएंगे। संयोजकों का बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का, जो यहाँ आ जाएंगे उनका भी। स्वराज विद्यापीठ आते रहिएगा, इसके कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता रहेगी, ऐसी हम लोगों से आप अपेक्षा है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर आरती त्रिपाठी जी। अक्सर हमारे समय में लोग बाग ये युवाओं से शिकायत करते रहते हैं कि वे मोबाइल में रहते हैं, वे सोशल मीडिया में रहते हैं, वे अपने समय समाज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन इलाहाबाद के आयोजन में जिस तरह से उनकी भागीदारी होती है युवाओं की, छात्रों की, उससे ये कतई नहीं लगता। जो ये सवाल उठाते हैं उनको आकर के इलाहाबाद में आकर के बच्चों की सहभागिता को देखना चाहिए। कल भी ऐसा संयोग से हुआ कि जो संचालक महोदय थे वे कह रहे थे कि आजकल के युवा अपनी रचनात्मक भागीदारी से भाग रहे हैं, बल्कि मुझे लग रहा है कि युवा रचनात्मक भागीदारी में हम आपकी तुलना में ज्यादा शिरकत कर रहे हैं। ये यहाँ भी देख करके आप सबको लग ही रहा होगा। और मैं जानता हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग लिखने पढ़ने की दुनिया से हैं, खूब खूब पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं। और असगर बजाज साहब ने जिस तरह से आज बातें की है, जिस तरह की कहानियां सुनाई हैं, उससे लिखने को लेकर के एक विश्वास सबके भीतर फिर से नए ढंग से जागा होगा। तो इसके लिए मैं असगर बजाज साहब को बहुत शुक्रिया कहता हूँ सबकी ओर से कि वे हमारे इस आयोजन में शरीक हुए और इतनी अनौपचारिक तरीके से, इतने अनौपचारिक ढंग से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कहानियां सुनाई, जिसके अंदर घुसेंगे तो इतनी सारी बहसें हैं उन कहानियों में कि उन बहसों से हम गुजरे होंगे, गुजरते ही रहेंगे और लगातार याद भी आएंगे। प्रोफेसर आरती त्रिपाठी एक तरह से अभिभावक की तरह ही उनकी यह जगह, आज भी मैं बजाज साहब को कह रहा था कि कुछ जगहें हैं यहाँ पर जहाँ 11th आवर में भी हम आते हैं और कार्यक्रम के लिए उतनी ही आत्मीयता से हमें जगह और मंच और
प्यार दोनों ही मिल जाता है। जगह और मंच तो बहुत देते हैं, पैसा जहाँ जगह और मंच और प्यार तीनों ही इस परिसर में मिलता है। वे हमारे अभिभावक, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी अलग अलग का नाम ले, शहर के तमाम संस्कृति कर्मी, साहित्यकार, छात्र और एक्टिविस्ट, तमाम सारे लोग हैं, अलग से किसी का नाम ले रहा हूँ। आप सबके कारण ये कार्यक्रम ठीक ठीक हो पाया, बहुत अच्छा हुआ। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम फिर से किसी आयोजन में इसी तरह मिलेंगे और इसी तरह हमारी भागीदारी होगी, ये उम्मीद भी मैं जताता हूँ। और पुनः आपका धन्यवाद। हम लोग गार्डन में चाय पियेंगे और फिर अपनी जगहों में लौटेंगे।